तुम कैसे हो? मैंने बहुत लोगों को मारा है। वो सब बस धरती के बोझ थे, पर मैंने उन्हें मारा। कहा जाता है कि लोगों को मारना गलत बात होती है। ये मुझे क्या हुआ है? मुझे लगता है कि शायद आखिर में मुझे मेरी सोच से ज्यादा बेहतर मिला है, पर ऐसा करने में काफी समय चला जाता है। इस बीच तुम बस सब सही करना चाहते हो। हेलो डॉक्टर जैन, मैं डॉक्टर गैलन हूं। जैसे ही मुझे तुम्हारी सेहत के बारे में पता चला, मैं यहां तुमसे कुछ सवाल करने आ गया हूं। डॉक्टर राल्फ, मुझे कुछ समय पहले ही पता चला कि मेरा केस तुम्हारे देख रेख में है। बिल्कुल सही। एक चेयर लाना प्लीज। मैं यहां लगभग एक हफ्ते के लिए रहूंगा। ये सब मेरे लिए? सब तुम्हारे लिए। एक प्रोफेशनल होने के नाते मैं तुम्हें एक डॉक्टर के रूप में संदर्भित करूंगा, भले ही अभी भी, जबकि मैंने अपना लाइसेंस खो दिया है। मुझे लगता है तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए तुम्हारे अच्छे व्यवहार के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लगभग 2 साल पहले मध्य रात में 22 नवंबर को एसएफपीडी को एक गुमनाम कॉल आया था, जिसमें उन्हें एक इन्वेस्टिगेशन के लिए मदद मांगी गई, जो बाद में हत्या साबित हुई। 4 लाशें, और तुम वहां बेहोश पड़ी थी। हाँ हाँ हाँ, हम सबको मेरी कंडीशन के बारे में पता है। तुम बेहोश थी और ऑपरेटिंग टेबल के ऊपर पड़ी थी। ये पता चला कि एक गैर कानूनी ऑफ द बुक्स सर्जिकल क्लिनिक खोला गया था, जहां तुमने ऑपरेशन किया था। गैर कानूनी अवैध रूप से ऑफ द बुक्स ऑपरेशन, जिन्हें मेडिकल सहायता की जरूरत थी और वो चाहते थे, लेकिन उसका इतना महंगा खर्चा नहीं भर सकते थे। एक खाली बंदूक मिली थी तुम्हारे सर्जिकल सहायक के हाथ में, जिसका नाम एल्बर्ट बेकर था। ये बंदूक फ्रैंक किशन की थी। और हाँ, जो बुलेट मिले हैं बेकर्स की बंदूक से, और वो बुलेट जो डेड बॉडी से मिले हैं, वो तुम्हारे सीने में लगी गोली से मेल खाते हैं। तुम्हें गिरफ्तार किया गया था कई गुनाहों के लिए, और सुनवाई के लिए तुम्हें मानसिक तौर पे कमजोर पाया गया था। एकदम बकवास। जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हारी बार बार जांच हो, और जब तुम्हें सवाल किए जाएं तो तब तुम पूरी तरह से मानसिक दृष्टि से ठीक हो, और फिर तुम्हें सैन फ्रांसिस्को के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को दिया जाए, और वो ही तुम्हारी सजा तय करेंगे, तुम्हारे गुनाहों को ध्यान में रखते हुए। क्या तुम्हें राहत महसूस हो रही है अपने कंधे से सारे बोझ उतार कर? ठीक है, पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम्हारे रिश्ते कैसे थे तुम्हारे भाई के साथ। क्या नाम था? सेबेस्टियन। हम करीबी थे। वो काफी ज्यादा खास इंसान था। ओए विटनी, तुम्हारे पैसे टेबल पर रखे हुए हैं, घर जाओ। और वैसे भी तुम अपने चुने हुए व्यवसाय में बुरी तरह से विफल रही हो। यहां से निकल जाओ। मेरे पास एनवाईपीडी के फाइल की पूरी कॉपी है, जो तुम्हारे भाई के केस की है। मुझे शक है कि तुम्हें उसकी जानकारी थी। तुम्हें पन्ने बदलने होंगे, क्या आप नहीं करेंगे? तुम्हारे ऐसे वाहियात सुरक्षा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। जब तक तुम मुझ पे दया करके मेरे हाथ नहीं खोल देते, मैंने अभी भी आपका दिया हुआ मिडिएवल स्ट्रेट जैकेट पहना है। कम से कम मेरी बाहों की गति पर कुछ नियंत्रण तो है।
ला 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 ला। है शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, या शायद तुम्हारे बॉस को। अगर मुझे मारोगे तो तुम्हें तुम्हारा पैसा कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। जैसा कि तुम देख सकती हो कि उचित अधिकारियों ने पूरी जांच की है। तुम्हारे भाई सेबेस्टियन की हत्या किसी प्रोफेशनल किलर ने ही की थी। हत्यारे की पहचान का पता लगाने के लिए मैंने बहुत पैसे दिए। वो एक आजीवन अपराधी है जिसका नाम है फ्रैंक किचन। ऐसी अफवाहें थी कि इस तरह की हत्या एक तरह का न्याय ही था, लेकिन सेबेस्टियन की मौत आज तक एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है जो अब तक सुलझी नहीं। अब ये मामला ठंडा हो गया। अब मुझे लग रहा है कि ये सब तुम्हें बहुत परेशान कर रहा होगा। मान लो कि ऐसा कोई आदमी है। तुम्हारे बयान के अनुसार मैं फ्रैंक किचन के बारे में ज्यादा बातें करना चाहता हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कोई फ्रैंक किचन नहीं है? मेरा मतलब बेवकूफ मत बनो। तुम्हें लगता है ये सब कहानी है? मुझे एक कमरा चाहिए। अगर मुझे सर्विस की जरूरत हुई तो बता दूंगा। हेलो। हाँ, मैंने अभी अभी चेक इन किया। हाँ, रूम नंबर 308। ठीक से साफ करो इसे। चलो एक मिनट के लिए ऑनेस्ट जॉन बेकॉनियन के बारे में बात करते हैं। तुमने उसे उपयोगी पाया होगा। ऑनेस्ट जॉन बेकॉनियन अच्छा राजा, महान राजा, और फिर भी बहुत अच्छा नहीं। क्या तुमने शेक्सपियर को पढ़ा है? बिल्कुल नहीं। मैंने पूछा ही क्यों। रिचर्ड दूसरा और एक्ट चौथा। ऑनेस्ट जॉन बेकॉनियन, क्या कभी कोई शख्स ज्यादा नामदार था? ऐसा डार्विनियन प्राणी। तुम्हारे प्रारंभिक बयान के अनुसार जो तुमने पुलिस को दिए थे, अतीत में ऑनेस्ट जॉन बहुत सारे लोगों को आपके लिए लेके आया उनकी इच्छा के विरुद्ध, और उन्हीं लोगों पर तुम अपनी व्यर्थ चिकित्सा प्रयोग करने में व्यस्त रही। मैंने प्रयोगों का संचालन किया, मेरे ज्ञान को बढ़ाने के लिए किया। ऐसी जगह जाने के लिए लोग कतराते हैं। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। आपको अपने सवाल बदलने चाहिए। तुम्हें देखकर अच्छा लगा फ्रैंकी। काफी समय हो गया, 2 साल हो गए हमें साथ में काम किए हुए, पर तुम कूड़ेदान में रह रहे हो। फ्रैंकी बहुत बढ़िया काम करता है, बस अभी मियामी से आया है। मैंने उसे फोन किया और जितनी जल्दी हो सकता है वो यहाँ आया। मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये सम्मान दिखाता है।
तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। मुझे भरोसा नहीं है, पर मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं अपने दफ्तर से तुम्हारे इस घटिया रूम तक आया हूं ताकि तुम्हें यह पता चल सके कि यह कितना जरूरी है ये मेरे लिए। ये आदमी बेनी होंगली, जिसको हमने तुम्हारी देखभाल के लिए बुलाया था, इस साले चाइना मैन ने मेरे पैसे चुरा लिए और अब वो मेरा ऑपरेशन चुराने की कोशिश कर रहा है। वो बिजनेस जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बनाया है, वो मुझसे छीनना चाहता है, वो भी वैसे ही। पर हमें कुछ दिक्कत आएगी। वो गया हुआ है 1 हफ्ते के लिए वेगस में। मैंने अपने दोस्तों से वादा किया है कि मैं अपने कपड़े उनके बैकयार्ड में नहीं धोऊंगा। मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूं, इसीलिए लोग मुझे ऑनेस्ट जॉन बुलाते हैं। तो हम इंतजार करेंगे। इसे वो बैग दे दो। ये $25,000 हैं। तुम बैठो, हफ्ते भर इंतजार करो, अपना काम करो, कोई गलती नहीं। तुम कभी फिर से एक साथ होना चाहते हो? ऐसे तुम मुझे रोकोगे? बस मुझे कॉल कर देना। मेरा नाम जॉनी है, अगर तुम्हें याद नहीं। तुम कहाँ से हो जॉनी? यहाँ से कहीं दूर, बस, और कोई सवाल नहीं। पता है, मैं जल्द ही ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा। उसकी चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं शेक्सपियर को लेकर उसके जुनून के बारे में भूल गया। यहाँ पर उसने आकर जो पहला काम किया, उसे वही काम पूरा करना था। आपको थोड़ा तो मजा आया होगा। हाँ, सबसे बड़ी गलती जो मुझसे हुई है रिचर्ड सेकंड को पहचानने में, वो किसी गुनाह से कम नहीं है। वो मुझे लगातार याद दिला रही है कि वो शायद सबसे चतुर महिला है जिससे आज मेरा पाला पड़ा है। आज सुबह ही मुझे एक बहुत बढ़िया लेक्चर मिला है पो पर। ओह, एडगर एलन के रूप में। हे भगवान, अभी एक और है। क्या तुमने पो पढ़ी है? बिल्कुल नहीं। तुमने शेक्सपियर नहीं पढ़ी है तो तुम हमारे देश के सबसे महान और सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक क्यों पढ़ोगे? खैर, जब मैं बच्चा था तो मुझे हमेशा विंसेंट प्रिंस की फिल्में पसंद थी, लेकिन ये सवाल क्यों? पो ने एक बार द फिलॉसफी ऑफ कंपोजिशन के ऊपर एक ऐसे लिखा था। इसमें वो उचित और नैतिक विचारों के प्रति उदासीन कला के बारे में अपने सिद्धांतों को विकसित करता है। वास्तविक कला अपने खुद के गतिशील आंतरिक संबंधों के बारे में थी जो अकेले शैली पर खड़े होने में सक्षम थे।
ये तुम्हें पढ़ना चाहिए। शायद मुझे फिर से पूछना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? डॉक्टर, मुद्दा ये है कि एक डॉक्टर होने के साथ साथ मैं एक कलाकार भी हूँ। फ्रैंकी, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। अच्छा सुनो, हम मुसीबत में हैं। इसमें बेनी होंगली शामिल नहीं है। मुझे ये कहते हुए गुस्सा आ रहा है फ्रैंकी। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर तुमने कुछ दुश्मन बना लिए हैं, कुछ काफी बुरे। अब मैंने कुछ मोल भाव किए हैं और मुझे एक बेहतर डील मिली। मैं अब संतुष्ट हूँ कि स्थिति यहाँ सही है और जगह पर है। मारो इसे। फ्रैंकी, तुम्हें अपना तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसा मैं कहता हूं करो। ये क्या? नहीं! नहीं! आखिर कौन हो तुम? तुम किसी तरह की होकर हो, है ना? क्या तुम नशे में हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा? मुझे तुम्हारा ये रूप पसंद है। निकल जाओ। मेरा इस रूम पे हक बनता है, ठीक है? मैं इस जगह का मालिक और मैनेजर दोनों हूं, और तुम्हारा चीखना, कोई यहां घूम रहा है और मुझे लगा कि तुम मुसीबत में हो। तुम कहां से आई हो? हाँ, इस कमरे में रजिस्टर्ड लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम जानती हो
तुम इसे 6 या उससे अधिक ब्लॉक में बांट सकती हो, जहां सभी अजीब लोग हो सकते हैं और शायद बिजनेस भी ज्यादा हो सकता है, बस एक दोस्त की तरह। हे, तुम ठीक तो हो ना? हेलो फ्रैंक, तुम मुझे डॉक्टर बुला सकते हो। मैंने तुम्हारा ऑपरेशन किया है और उसका कारण काफी सरल है। 1.5 साल पहले तुमने मेरे एक करीबी आदमी को मार दिया था। हैंडबैग में मैंने उसकी एक तस्वीर छोड़ी है ताकि वो तुम्हें तुम्हारे घिनौने काम को याद दिलाता रहेगा। तुम्हें सकारात्मक सोचना चाहिए। शायद मुझे शुक्रिया भी कह दो। तुम्हारी अब एक नई जिंदगी है। तुम्हें फिर से शुरुआत करनी होगी और इस बार तुम एक औरत हो। कई मायनों में ये अक्सर भगवान की रचनाओं में सबसे शानदार कहा जाता है। मैंने तुम्हें उस मर्दाना पिंजरे से आजाद कर दिया है जिसमें तुम रह रहे थे। मैं एक महान सर्जन हूँ और मैं काफी गर्व महसूस करती हूँ तुम्हारे ऊपर किए गए काम पर। तुम्हारे चेहरे और शरीर को सावधानी से तराशा गया है जिसमें कोई निशान नहीं है। लोग काम के लिए छोटे भाग्य का भुगतान करते हैं। ये तुम पे एहसान किया है, लेकिन मुझे डर है कि आपको अपने नए रूप को हार्मोन के साथ बनाए रखना होगा। मेरे भेजे गए पैकेज में तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें दवाइयाँ तुरंत चालू करनी होगी। पहले एक दिन में 2 बार, एक हफ्ते के बाद प्रेवरा चालू कर देना, दिन में 2 बार। मैंने तुम्हारे लिए कुछ लड़कियों वाले कपड़े और $100 खर्च के लिए रखे हैं। मैं समझती हूँ कि तुम्हारा वर्तमान आवास आदर्श से कम है। मेरे कुछ कर्मचारियों ने किराया भरा है। अगले 2 हफ्ते तक आपके कमरे की देखभाल हो गई है। हमने तुम्हें अकेले छोड़ने के लिए कह दिया है। मेरी उदारता आपको अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करने की अनुमति देती है। हैमलेट का एक उदाहरण जो तुम्हें प्रेरणा दे सकती है। भगवान ने तुम्हें एक चेहरा दिया है और तुम उसे अपने अनुसार बना सकते हो। अपना ध्यान रखना। तुम बहुत बुरे आदमी रह चुके हो। ये आपके लिए छुटकारे का अवसर है। आओ नहीं, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। मुझे तुम्हारी ये अदा पसंद है। मुझे बस देखना है कि यहाँ नीचे क्या है।
मुझे पहचाना? छोड़ो मुझे। देखो, मैं रूम नंबर पुलिस को 308। बुलाऊंगी। मुझे अब छोड़ मेरी दो, चाबी कौन चाहिए, हो तुम? अभी के अभी। कुछ लोग आए थे, शायद वो कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने जानने की कोशिश की, पर मुझे नहीं पता चला। अब इसके पैसे कौन देगा? मुझे लगा तुम आओगे, पर तुम नहीं आए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बिल्कुल अलग दिख रहे हो। तुम नीचे आओ और पैसे दो। मुझे मेरे पैसे चाहिए। तुम्हारे मेडिकल सेटअप, उपकरण, नर्सें और आपके प्राइवेट बॉडीगार्ड, काफी खर्चा हुआ होगा ना उन सब पर? बोलो, मैं अचानक इतनी अमीर कैसे बन गई? ओके, तो तुम ही बताओ कि तुम इतने अमीर कैसे बन गए? मेरे पिता ने मुझे अच्छे स्कूल में भेजने के लिए काफी मेहनत की। जब वो मरे तो मुझे एक उचित विरासत मिली, जो मेरे भाई के विपरीत मैंने सही तरीके से निवेश किया। फिर मैं काम पे चली गई। मैं अपने काम में काफी कुशल थी और मेरा अभ्यास काफी आकर्षक निकला। अगर तुम प्लास्टिक सर्जन हो तो तुम्हारी सफलता की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारे साथियों के साथ तुम्हारी अनबन थी मदर ऑफ मर्सी में? मेरे कई दुश्मन थे, पॉलिटिकल दुश्मन, मेडिकल कम्युनिटी में। मेरे तरीके ने हमेशा मुझे परेशानियों में डाला है, जो मेरे कद से नीचे होते हैं। मैं उन सब में बढ़िया सर्जन थी, और आपको ये बात पता होनी चाहिए। वो उससे नफरत करते थे और मैं एक औरत थी। इससे बात और बिगड़ गई। ये तो होना ही था। जब मैंने अपना मेडिकल लाइसेंस खो दिया तो मैंने एक अवैध क्लिनिक खोल लिया। इससे पहले मैं एक बेवकूफ़ों के लिए प्लास्टिक सर्जरी करती थी, जो एक छोटी नाक, बड़े स्तन, कभी कभी एक बड़ा लिंग चाहते थे। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर लोग इसी काम के लिए आते थे? क्या कहना? लिंग परिवर्तन ऑपरेशन, हाँ। मैं आधिकारिक तौर पे अभ्यास नहीं कर सकती थी। तब मुझे पता चला ऐसे सर्जरी का बहुत बड़ा काला बाजार है। जिन लोगों को ये कराना है वो इतने समय के लिए रुकने को राजी नहीं होते थे, और कई बार उनके पास ये सब कराने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। और तुमने उसका फायदा उठाया? मैं फायदे के लिए काम कर रही थी, लोगों को खुश कर रही थी, वो दवाइयाँ देकर जो उनको चाहिए होती थी। और धीरे धीरे मेरी कमाई बढ़ा दी मेरी खुद की सोच ने। स्कूल में मैं सबसे आगे रहा करती थी। हॉस्पिटल में मैं सारे सर्जन में सबसे बढ़िया सर्जन थी। मैं हमेशा से ही नई नई खोज करती रहती थी कि कैसे चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर अब मुझसे ईर्ष्या, जलन और अपमान जीत गया। तो अब मैं बुरी बन गई हूँ, एक बुरी चिकित्सक बन चुकी हूँ। और वहाँ कोई नहीं होता रल्फ, कोई भी नहीं। हाँ हाय, क्या वहाँ जॉनी है? हाँ, मैं जॉनी बोल रही हूँ। मैं हूँ फ्रैंक। फ्रैंक? आधी रात को कॉफी डेट फ्रैंक। हे, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? हाँ, मुझे याद है। क्या तुम कॉफी पे मिलना चाहोगी? बिल्कुल। आज रात? हाँ।
तुम्हारे घर के पास कैसा रहेगा? जहाँ पहले मिले थे। अच्छा सुनो, मैं पहले जैसा नहीं दिखता। मैंने दाढ़ी कटवा ली और भी बहुत कुछ। सुनो, मुझे वापस जाना होगा। मैं थोड़ा काम कर रही हूँ तो हम ब्रेक में मिलते हैं 10 बजे, ठीक है? हाँ, रात को मिलते हैं। फ्रैंक, हाँ, मैं ही हूँ। क्या मैं अलग लग रहा हूँ? हाँ, अलग, बहुत अलग। मुझे नहीं पता क्या कहूँ। तो तुम नर्स हो? हाँ, शायद मैं बताना भूल गई। क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, जैसे पुरानी फिल्मों में बदमाश कराते थे? तुम मुजरिम हो ना, मुझे पता चल गया था। मैं अभी भी कह सकती हूँ कि वो तुम ही हो। ठीक लग रहे हो। मैं बुरी तरह फंस गया हूँ बुरे लोगों के साथ। मुझे लगा मैं तुम्हारे घर रुक सकता हूँ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। कुछ दिन के लिए तुम मुझे रुकने दो। मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। हम दोस्त हैं, या उससे ज्यादा। हाँ, ये यहाँ मामूली है। मैं ज्यादा चीजें ठीक नहीं कर पाती हूँ। मेरे पास टीवी भी नहीं है। मैं चीजों को ज्यादा भाव नहीं देती, तुम्हें पता है। मुझे बस अपने दिमाग को शांति चाहिए कि मैं सोच सकूं कि अब मुझे क्या करना है। जब तक चाहो रुक जाओ, मैं बता दूंगी तुम कब आ सकते हो। एक बात सुनो, मैंने तुम्हें कुछ बताया था। मुझ में कुछ दिक्कतें हैं। हाँ, कोई बात नहीं, पैकिंग कर लो। पर क्योंकि मेरा घर है इसलिए मैं बेड पर सोऊंगी और तुम सोफे पर। मैं तुम्हें एक कंबल और चादर दे दूंगी। मेरी अलमारी में एक एक्स्ट्रा तकिया है और वो बिल्कुल साफ है, तो चिंता मत करना कि तुम्हें कुछ बीमारी हो जाएगी। मिकासा एसो कासा, राइट? खैर, मुझे खुद पर भरोसा है, समझ पा रहे हो? मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं तुमसे कनेक्टेड फील करने लगी हूँ। सब लड़कों को लगता है मैं थोड़ी पागल हूँ। ये कुछ साल पहले हैलोवीन से लिया था। ये अजीब है ना? क्या तुम्हें लगा कि वो तुम्हें खत्म कर देंगे? ये हो सकता था। क्रिमिनल कभी कभी बहुत सारा कर्जा उनके परिवार के कई लोगों के ऊपर चढ़ा दिया करते हैं। वो आदमी जिसने फ्रैंक किचन को मेरे भाई को मारने को कहा शायद मुझे भूल गया। लेकिन तुम्हारे पास बॉडीगार्ड थे। हाँ, 3 रखे थे। मैंने उन्हें वर्दी पहनने के लिए भी मना किया। मैं समझा नहीं, वर्दी मतलब? हाँ, काला सूट, सफेद कमीज और टाई। बल्कि मुझे उनकी वर्दी भी खरीदनी पड़ी। वो सब पहले पुलिस वाले थे, पर सभी को अपने काम की कोई कद्र नहीं थी। एक सवाल, अगर तुम अमीर थी और अपने भाई से बहुत प्यार भी करती थी और वो बेचारा अनजाने में गलत लोगों में फंस गया था, तो तुमने उसका कर्जा उतारने में मदद क्यों नहीं की? मैंने किया, सब कुछ किया। उसने पेंटिंग और ड्रग्स खरीद लिए, पिनबॉल मशीन खरीदा, जुआ खेला, पार्टियां करी और सारा पैसा उड़ा दिया। और फिर वापस आया, कहा मैं माफी मांगता हूँ, और फिर से पैसा मांगने लगा। मैंने समझदारी से उसे मना कर दिया। वो मेरी गलती थी। तो क्या तुम उसकी मौत के लिए शर्मिंदा हो? नहीं, अब बिल्कुल नहीं। मेरा भाई एक मूर्ख था, पर वो अनोखा भी था, एक काम का आदमी और काबिल भी था। उसे बस अंत में उसकी वो जगह नहीं मिली जो उसे चाहिए थी। कैसा चल रहा है?
वो बहुत बातें करती है लेकिन काम की नहीं, सिद्धांतों की बातें करती है वो। जब से हम चले और यहाँ तक आए, वो असामा कैंपस की सबसे ज्यादा चिढ़ने वाली लड़की थी, सबसे ज्यादा। कोई बातचीत नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, बस हमेशा एकदम चुप रहती थी। देवियों और सज्जनों, स्वागत कीजिए डॉक्टर रेचल चैन का, जिसके पास 1 नहीं 2 नहीं 3 डिग्री हैं, सम्मानों के साथ। कोई शादी नहीं की, कोई बच्चे नहीं हैं, शुक्र है। हाँ। देखते हैं कल शाम क्या होता है अगर मैं उसे भड़काऊं तो। हेलो डॉक्टर, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? प्लीज इनके हाथ खोल दीजिए आप, धन्यवाद। अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं कुछ समय पहले जाना चाहूंगा और कुछ सबूतों को पढ़ना चाहूंगा आपकी क्रिमिनल भागीदारी के लिए। तुम बहुत गंभीर लग रहे हो राल्फ। मुझे लगा हम दोस्त हैं। तुम्हारा भाई सेबेस्टियन चेन एक तरह से मशहूर था, प्लेबॉय, नशेड़ी, जादूगर, दारूबाज, लड़कीबाज, जुआरी और साथ में ड्रग्स और न जाने क्या क्या। इससे बात कीजिए। उसके पास दुनिया की मशहूर चीजें थी। मुझे ऐसा लगता है कि उसका खून उन लोगों ने किया है जिससे उसने कर्जा लिया था। उसके ऊपर कर्जा था और पुलिस के हिसाब से यह काफी बड़ी रकम थी। और फिर रिपोर्ट के अनुसार बदमाशों की दुनिया में यह अफवाह थी कि तुमने कुछ लोगों को भाड़े पर रखा है ये जानने के लिए कि तुम्हारा भाई की जिसे तुम बहुत प्यार करती थी उसे किसने मारा। तुम्हारे हिसाब से खूनी एक प्रोफेशनल किलर था जिसका नाम फ्रैंक किचन है ना? अब ये बहुत ज्यादा हो रहा डॉक्टर, है। तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। हमारे पास बहुत सारी लाशें हैं लेकिन उनमें से कोई भी फ्रैंक जैसी नहीं दिखती है। क्या तुम ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि मेरा भाई एक अच्छा आदमी नहीं था? मतलब कोई भी उसे मार के सड़क के कचरे में फेंक सकता था? नहीं 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 नहीं, ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था और तुम अच्छे से जानती हो। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम बहुत ही थकेले और परेशान लग रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे इन बातों और विचारों से सहमत नहीं हूँ। तुम सहमत नहीं होंगी क्योंकि तुमने ये जो मनगढ़ंत कहानी बनाई है और लोगों के दिमागों से खेला है वो बहुत ही लाजवाब है। तुम्हारी बनाई गई कहानी के किरदारों में से एक अहम किरदार जिसका नाम तुम बार बार फ्रैंक किचन बता रही हो, इस नाम का कोई आदमी तुम्हारी दुनिया में है ही नहीं। फिर से? सच में? ये तुम कह रहे हो? फिर से मैं कह रहा हूँ डॉक्टर, मैंने FBI को कुछ नाम दिए थे और उनमें से कोई भी फ्रैंक किचन नहीं है और ना ही कोई उसके आसपास है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है, कोई गन का लाइसेंस नहीं है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ना उसके नाम से कोई टैक्स पे किया गया है और ना ही पासपोर्ट है। डॉक्टर जैन, क्या ये सब सिर्फ इसलिए किया गया कि तुमने किसी लड़के को हाथ नहीं लगाया था? एक लड़की जो एक नामर्द लड़के के बराबर है और इसीलिए शायद तुमने इन सब को जानबूझकर अंजाम दिया। तुम चाहती तो ये बकवास है। मैंने बहुत बार और जिसके साथ चाहा उसके साथ किया है अपनी पूरी जवानी में, बहुत बार, जब भी मैंने चाहा। ओह, तो क्या ये भी उसके काम का हिस्सा था? उसे ये अच्छा लगता था। मैंने किसी और की खुशी के लिए खुद को तंग नहीं किया। बस मजे लिए और फिर अपने काम पर वापस लग गए? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो तुमने एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी है। मेरा मतलब है तुम्हारे मेडिकल अचीवमेंट्स, तुम्हारी पर्सनल लाइफ सभी बहुत अच्छी रही है ना? मेरे हिसाब से मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए। हाँ, तुम मेरी बातों पे विश्वास कर सकते हो। स्वीकार करो, तुमसे प्यार करने वाला एल्बर्ट एक पागल खूनी निकला और फ्रैंक किचन जैसा कोई इंसान है ही नहीं। मैं इस बकवास से थक चुकी हूँ। मुझसे पंगे मत लो। मैं कोई पागल नहीं हूँ। फ्रैंक किचन है। छोड़ो मुझे। फ्रैंक किचन छोड़ो है। मुझे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई छोड़ो मुझे। जासूस हो? तुम बस एक भद्दे इंसान हो। भद्दे इंसान हो। मेरा नाम फ्रैंक किचन है। मेरा नाम असली नहीं, पर मैं इसे काम पे इस्तेमाल करती हूँ। मैं इससे बताना चाहती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। पता नहीं, इसे ऐसा मानो जैसे थेरेपी सेशन। उसके लिए एक अलग सा माहौल जो चुपचाप रहना चाहता है। जब मैं ये रिकॉर्ड कर लूंगी तो इसकी एक कॉपी मेरे वकील और मेरे करीबी दोस्त के पास छोड़ दूंगी, ताकि मुझे कुछ होता है या मैं मर जाती हूँ तो वो जान सके कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने अपने इस काम के लिए किसी को हायर किया था। मैंने अच्छा काम किया तो वो नाराज क्यों होंगे? और अगर हुए भी
तो मुझे आगे क्यों नहीं बढ़ाते मारने के काम से? कौन है ये डॉक्टर और ऑनेस्ट जॉन उससे कैसे मिला? मुझे फिर से सड़क पे जाना पड़ा, ऑनेस्ट जॉन के पास जाना पड़ा, पर मैं जाने के लिए तैयार नहीं था। मैं चाहता था अपने पुराने पैतरे आजमा सकूं। फ्रैंक किचन बनना मुश्किल है जब आप लड़की जैसे दिखते हो। मुझे अपनी छाती पे टेप लगाने पड़ते थे, मुझे टॉयलेट के लिए लड़कियों की तरह बैठना पड़ता था और मेरे हार्मोन्स मुझे कमजोर कर रहे थे। अगर फ्रैंक किचन का कुछ भी बचा था तो वो था उसका इरादा, और मुझे इसका इंतजार था। हेलो, कौन? कैसे हो दोस्त? और वहाँ का मौसम कैसा है? तुम हो कहाँ पर? लोग बोल रहे हैं कि तुम मर चुके हो। मुझे तुम्हारी एक सहायता चाहिए। मुझे ऑनेस्ट जॉन से जुड़े हुए उनके सारे बेवकूफ आदमियों के नाम चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी। तुम कुछ हफ्ते ले सकते हो अगर तुम्हें चाहिए, पर मुझे उनके नाम चाहिए। ठीक है, लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हें सिर्फ 45 गन चाहिए। अगर ये अच्छे कंडीशन में है तो मुझे 2 चाहिए, 2 बंदूकें और बम के 4 गोले। तुम बिल्कुल सही आदमी के पास आई हो। वैसे इस बिजनेस के बारे में हमारी पहले ही बात हो चुकी है। हाँ, कुछ साल पहले। मुझे माफ करना, लेकिन तुम मुझे याद नहीं हो। तुम एक गधे की तरह दिखते हो। हे, मैं यहाँ कोई परेशानी नहीं चाहता, तुम शांत रहो। तुम शांत रहो। हमारे पास बस इतना ही है, और इसके अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं है। मुझे नाम मिल गए। पहला आदमी अर्ल हॉकिंस। बहुत वक्त से ऑनेस्ट जॉन की तनख्वाह पर अर्ल हॉकिंस लड़कियों की दलाली करता था। अगली बारी एमएसट्रेस के लोगों की। इन्होंने भी ऑनेस्ट जॉन के लिए बहुत काम किया है। अगला है जॉय कैडिगन। मियामी कहता है वो ऑनेस्ट जॉन का खास आदमी है। वो स्मैक का धंधा करता है बहुत सारा। उसे कोई याद नहीं करेगा। इधर देखो जॉय। व्लादिमीर गोर्स्की। ये आदमी एक नाकाम रशियन माफिया है। ये कर्जे की वसूली करता है जो ऑनेस्ट जॉन को भारी कीमत के साथ देता है। गोर्स्की कुत्तों को लड़ाई के लिए भी तैयार करता है। अगर कुत्ता ना जीते तो उसे झेलना पड़ता है। फिर वो और उसका ट्रेनर कुत्तों को मार देते हैं। लोग कहते थे कि उसको इसमें मजा आता था। वो कुत्तों को झटका देता था और कभी कभी गोली भी मार देता था। हथौड़े से उनके सर पे मारता था। उनको मरता देखकर उसे अच्छा लगता था। फोन पर तुम ही बात कर रहे थे ना? हाँ, मैं ही था। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? ऑनेस्ट जॉन के आदमियों से लिया। अच्छा, इसका नाम क्या है? हम इसे पोचो बुलाते हैं, और ये $2000 में पड़ेगा। दिखने में अच्छा है और लड़ने के लिए हमेशा तैयार। तुम व्लादिमीर को पैसा दिखाओगे। कुत्तों पर ही मैंने भरोसा करना सीखा है। कुत्ता नहीं देखता कि तुम अमीर हो या गरीब हो, तुम कामयाब हो या नाकामयाब।
वो बस तुम्हारा दोस्त बनना चाहता है। नहीं नहीं। चीजें कैसे काम करती है वो एक मजाक है। ये मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था, पर अब मेरे पास कुत्ता है। पोंचो को लड़ने की वजह से चोट लगी, पर वो बहुत ही प्यारा है। हम जल्द ही दोस्त बन गए। वो मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा दोस्त था और किसी वजह से वो ठीक था। ओह हाय, कैसा जा रहा है तुम्हारा दिन? मेरा अच्छा था, सी वार्ड की नर्स के अलावा, जो हमेशा किसी वजह से मेरे पिछवाड़े पर बात ले आती है। वहाँ एक मरीज था, एक बूढ़ा आदमी जैरी। जब भी मैं उसका आईवी चेंज करती हूँ वो मुझे पीछे से पकड़ लेता है, पर ठीक है, वो प्यारा होता है जाते वक्त। तो एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए, अब डबल शिफ्ट नहीं है तो मेरे पास खाली वक्त रहेगा। अगर ज़्यादा घूमना हो तो, मतलब अगर घूमना चाहते हो तो। लिस्ट का आखिरी नाम। उसने मुझे बोला उसका नाम है जिनताओ। कभी तुम्हें पुराने दोस्तों से बात करनी पड़ जाती है। तुम एक आदमी को मारते हो और तुम्हें लगता है कि अब तुम अकेले हो। तुम साइलेंसर का इस्तेमाल करते हो। तुम कम से कम आवाज करने की कोशिश करते हो। अगर तुम्हें लगता है रुकावट लाएगा तो उसे घर पे छोड़ कर आओ। तुम चाहते हो कि 45 की आवाज उसको डरा दे, उसका निशाना हटा दो। तुम कैसे हो? हेलो डॉक्टर। हेलो रल्फ, अच्छा लगा तुम आए। मुझे पता है तुम शक करोगे, पर हम अपने सेशन साथ छोड़े हैं। तुम्हें मुझसे मिलना था? मैंने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया उसके लिए माफी मांगना चाहूंगी। मैं अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाई। मैंने तुम्हें माफ किया। मैं एक केस दर्ज करना चाहूंगी कोर्ट में अपने वकील के साथ। मुझे कुछ कबूल करना है। ऐसा कौन सा गुनाह है जिसे तुम कबूल करना चाहती हो? सारे रल्फ, सब कुछ, वो जिसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैं एक बहुत ही शरारती औरत रही हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि ये जो तुम कह रही हो इसके पीछे की सच्चाई क्या है? अचानक अथॉरिटी को ये दिखेगा कि मैं बहुत आगे बढ़ी हूँ, हॉस्पिटल में काफी तरक्की कर रही हूँ, और सबसे जरूरी बात, जब मैं कबूल करूंगी तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। मेरा फिर से जन्म होगा। घर का फोन नहीं, संभालने वाला मेरे पास नहीं है, पर मैं कैश दे सकती हूँ। किस फिजिशियन ने भेजा है? मुझे मेरे दोस्त से पता चला था। तुम यहाँ डायग्नोस की सलाह के लिए आए हो? हाँ, मुझे एक सर्जन की जरूरत है।
जो बहुत ही अच्छी सर्जरी करना जानता हो। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? हाँ, मुझे अभी भी दर्द होता है। मुझे लगता है मैंने कुछ टांके निकाल दिए। तुम्हारा सर्जन कौन था? मुझे अभी याद नहीं। उसने बहुत अच्छा काम किया था, तो क्या तुम उससे इस बारे में बात नहीं करती? वो बहुत ही महंगा डॉक्टर है। कहाँ? कोलोराडो डेनवर में जो क्लिनिक है, वो शानदार काम करते हैं। हाँ, सच में। ट्रांसजेंडर के प्रोग्राम में मुझे पता है, वैसे सब बहुत नाप तोल कर काम करते हैं। वैसे तुम इस तरह से कब से हो? कुछ महीनों से। ज्यादातर एक जरूरत होती है कि तुम्हें कम से कम 1 साल तक ट्रांसजेंडर होना चाहिए, और वो भी तुम्हारे सर्जरी करवाने से पहले। क्या उन्होंने उस पर जोर नहीं दिया? हाँ, वही तो बात है। अब मुझे लगा मुझे ये चाहिए, तो मैंने उन्हें बोला जो उन्हें सुनना था। तुम्हें खुद को खुद की देखभाल करने से नहीं रोकना चाहिए, और इसमें शर्म की बात बिल्कुल नहीं है। ये तुम्हारा खुद का कर्तव्य है। अब मैं चाहता हूं कि तुम इनसे बात करो, क्योंकि वो एक अच्छे सलाहकार समिति से हैं, और तुम वहां पर मेरा नाम ले सकती हो। मुझे कोई सलाहकार नहीं चाहिए, मुझे कोई समिति नहीं चाहिए। क्या आप फिर से मुझे लड़का बना सकते हैं? और अगर वो मुमकिन नहीं है, तो क्या मेरा इससे पीछा छूट सकता है? इसे 6 महीने से 1 साल तक लगता है दोबारा महसूस करने के लिए। देखो, क्या मैं फिर से आदमी बन सकता हूं? मेडिकल सर्जरी करने के अलावा मेरे ख्याल से यह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम कभी ऐसा सोचो कि कोई इज्जतदार सर्जन तुम्हारा इलाज नहीं करेगा, वो भी 6 महीने के थेरेपी से पहले। क्या मैं फिर से आदमी बन सकता हूं? फिर से कह रहा हूं, सर्जरी की दिक्कत नहीं है, पर उससे भी ज्यादा जितना मुझे पता है, ऐसा कोई इलाज नहीं है जो तुम्हें वापस बना सके जो तुम पहले कभी थी। लेकिन कॉस्मेटिक से कुछ हो सकता है, पर वो काम नहीं करेगा। जिस तरह की मांग तुम कर रही हो, वैसा अब कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो बस यही था, ये ऐसा होने वाला था। मैं एक लड़की होने वाली थी, बस मेरी सोच को छोड़ के। तो आदत डाल लो। मैं इस बारे में सोच रही थी, तुम अपना नाम बदल लो और फर्जी पासपोर्ट और कागज बना लो। मैक्सिको या कोस्टा रिका या ब्राजील चले जाओ, जहाँ लोग छुपते हैं, जहाँ तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। तुम्हें कोई तो पता होगा जो फर्जी आईडी बनाता हो। और तुम्हारा क्या? तुम चाहते हो मैं साथ आऊं? नहीं, मैंने तुम्हारी मुसीबत पहले ही बढ़ा दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम कागजात पूरे कर लेते हैं। 3 फरवरी को दोपहर में 3 बजे। मैं पॉल वाइनकोट हूँ, एलामेडा कैलिफोर्निया में जिले का वकील, और ये सारी बातें रिकॉर्ड की जाएंगी और लिखी भी जाएंगी कैलिफोर्निया के कोर्ट से नियुक्त अधिकारी की तरफ से। ठीक है? माननीय जज थॉमस वैंकली की देखरेख में। डॉक्टर, जहां तक मैं समझता हूं, मुझे लगता है कि आपको ये कबूल कर लेना चाहिए हमारे सवाल पूछने से पहले ही। ये एक बयान है। वो जो लाश आपको क्लिनिक में मिली थी, मेरा उससे बहुत कम लेना देना है। वो बस एक नुकसान था। मेरा कबूलनामा पेशेवर कातिल से संबंधित है, फ्रैंक किचन, जो भी उसका नाम है। मेरी फिजिशियन और मेडिकल स्तर की शपथ के खिलाफ मैंने बेफालतू की बेमतलब की मौलिक सर्जरी की है मिस्टर किचन पर, जो मैं मानती हूँ वो पूरी तरह से अज्ञात और अनिच्छुक रोगी था। मैंने ये अपने मतलब के लिए किया। उसने मेरे किसी अपने का खून किया था और उसके लिए ये मेरा बदला था। मैं चाहती थी कि मैं फ्रैंक किचन को बहुत दिमागी दर्द दूं। मैं चाहती हूं आप इस बात को समझें और सबूत मेरा साथ देगा। मेरी सिंपैथी उनके साथ है जो चाहते हैं और चुनते हैं अपने लिंग को बदलने के लिए।
पर ज्यादातर वो फ्रैंक किचन को नहीं जोड़ेगा। वो उस प्रकार के आदमी थे जो खून करने में और अपनी मर्दानगी दिखाने में माहिर थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके लिए मेरी सोच बदलती गई। उसके घर वालों ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। शुरुआत के दिनों में वो सड़क पे भी रहा। मुझे वो प्यार भरी यादें अच्छी तरह से याद है, लेकिन सभी को दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए। पर मैं एक डॉक्टर भी हूँ, एक वैज्ञानिक और एक कलाकार भी। मैंने सोचा मैं सिर्फ बदला लेने के लिए ऐसा कुछ नहीं करूँगी, तो मैंने एक प्रयोग के तौर पर मैंने एक सर्जरी करने की सोची। मैं ये बात पक्की करना चाहती थी कि लिंग ही पहचान है, तो ये तरीका भी सबसे खतरनाक और नाकाम हो सकता है। और ऐसा ही हुआ। फ्रैंक किचन अभी भी उतना ही मर्द है जितना पहले था, क्योंकि उसे लगता है वो वही इंसान है जो पहले था। तो आप देखिए, मेरा प्रयोग कामयाब रहा और नाकामयाब भी। उसे छुड़ाने की मेरी आशा सच्ची थी। फ्रैंक किचन ने पिस्तौल उठा ली और फिर से मारने लग गया। वो हब्रिस के जुर्म भी कबूल करना चाहता था। मेरी औकात का अनुमान लगाना उसकी जुर्म की कोई माफी नहीं थी। हालांकि ऐसा बोलकर मैं अपने आप को शांत महसूस कर रही हूँ। मुझे पता है मैं लाचार हो जाऊंगी इन सब चीजों के खत्म होने के बाद। अब मुझे लगता है मैं कम दिमाग वालों की कैदी हूँ। मैंने नैतिकता को हराने की हिम्मत दिखाई है, पर एक सच्चे इंसान को हमेशा झेलना पड़ता है लोगों के प्यार के साथ बिना किसी पैसों के। ये जेल और ये बेइज्जती भी अपने आप की जान लेने के लिए बहुत ज्यादा महंगी पड़ सकती है। आपकी भाषा में किसी चीज के लिए माफी नहीं है। मैं अपने प्रयोग के लिए गर्व महसूस करती हूँ जो मैं हर इंसान के लिए अच्छे के लिए कर रही थी। कभी कभी कठोर तरीके भी आजमाने पड़ते हैं आगे बढ़ने के लिए। ये मेरा कबूलनामा है। अब मैं जवाब नहीं दूंगी। तुम में से कोई काबिल नहीं है। अब मुझे मेरे जेल में ले जाओ। मेरे लिए जॉन को ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। उसके पास एक खंडर ऑफिस था सूखे माल की दुकान में। वो नियमित समय भी देता था। उसके साथ बॉडीगार्ड होते थे, पर कैमरे नहीं। ऑनेस्ट जॉन को कौन मिलने आता था उसका रिकॉर्ड रखना अच्छा नहीं लगता था। तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया होगा चौंका देने वाला पल। तुम्हें वो वापस कैसे मिलेगा अगर तुम्हारे शिकार को पहले ही पता है कि उसका शिकार हो रहा है। सुबह 11 बजे धूप में जहां वो काम करते हैं, वहां तुम सुरक्षित महसूस करोगे, जहां तुम्हें फिर से चौंक जाने का पल मिलेगा। रुको 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 रुको। कौन हो तुम? फ्रैंक किचन। मैंने ऑनेस्ट जॉन को तहखाने में बंद कर रखा है, लाशों को ठिकाने लगाया और फिर मेरे पास उसके लिए सवाल थे। मेरे साथ क्या हुआ था? मैं ऐसा कैसे हो गया? मुझे सब जानना है।
अब ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे जल्दी बताओ। मैं इसे अपने साथ लाया हूँ। जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने मुझे $25,000 दिए थे, इसलिए मैंने लोगों को काम पर लगाया। ये आसान नहीं है इस तरह के लोगों को खोजना। ये वैसे लोग हैं, अगर पकड़े जाएंगे तो पुलिस वाले हमसे सवाल पूछने के लिए यहां आ जाएंगे। जल्दी बताओ, मैं ही क्यों? तो इस तरह से मैं नीचे आया। डॉक्टर तुमसे मिलना चाहता था, सच बताने के लिए, और मेरे पास भी कुछ सच थे। तुमने वेगस में 1 साल पहले काम किया है ना? मुझे पता चला कि तुमने ही धक्का मारा था। मुझे बुरा लगा, पर मैं क्या कर सकता हूं? वो अपना ही आदमी है। मेरा कजन बहुत ही खतरनाक है, वो छोड़ता नहीं है, मार कर ही रहता है। मुझे अच्छा नहीं लगता, पर मैं क्या कर सकता हूं? मैं तुम्ही से पूछता हूं। मुझे पता चला कि तुमने ही धक्का मारा था। ये बुरा है, पर मैं क्या कर सकता हूं? फिर डॉक्टर मुझे बुलाती है और बताती है कि वो क्या चाहती है। मुझे लगा मैं 2 पंछियों को मार सकता हूं। मैं तुम्हें काम पर रखता हूं, डॉक्टर को जो चाहिए वो मिलेगा, मुझे जो चाहिए मुझे। अफसोस है तुम्हारे पर, सब जीत गए। और बताओ उस डॉक्टर के बारे में। वो सर्जरी करके पैसे कमाती है। कुछ साल पहले उसका लाइसेंस भी ले लिया गया था। हम दोस्त नहीं हैं, वो दायरा बनाकर रखती है। तुम डॉक्टर के बारे में और जानना चाहती हो तो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछो। फिर से बोलो। तुमने सुन लिया। तुम्हें क्या लगता है तुम उससे बार में अनजाने में मिले थे? बहुत बड़ी बकवास है। मुझे लगा तुम समझदार होगे, पर मुझे लगता है छोटे दिमाग ने बड़े दिमाग पर जीत ले ली, जैसा हर बार होता है। उसने होटल से तुम्हारा पीछा किया, वो तुम्हें ले जाती है, तुम्हारे साथ सब करती है, और ऐसे कि वो तुम पर नजर रख सके हर समय। वो एक नर्स है ना? नर्स डॉक्टर के लिए काम करती है। हाँ, तुम सही हो। ड्रिंक लोगी? मुझे लगता है पहले मुझे नहाना चाहिए, आज बड़ा थकाने वाला दिन था। इधर आओ, आओ बैठ जाओ। मेरे साथ ड्रिंक करोगी? क्या मैंने कुछ गलत किया? हाँ, तुमने किया। चीयर्स। एक लंबी बात हुई ऑन शॉन के साथ। मैंने वो किया क्योंकि मुझे लगा वो मेरे हाथ पैर तोड़ देते और शायद मार भी देते।
अगर मैं तुम्हें पूरी बात बताऊंगी तो तुम्हें लगेगा मैं कोई बेकार बहाने मारने की कोशिश कर रही हूं, है ना? वो छोड़ो, जो करना है करो। मैं होती तो अपनी किस्मत का साथ ऐसे नहीं छोड़ती। तुम गलत का साथ ऐसे कैसे दे सकती हो? मैं एक आदमी से मिली। वो ऑनेस्ट जॉन का एक बॉडीगार्ड था। वो बड़ा खड़ूस और बुरा था, जैसे मुझे चाहिए था। वो डॉक्टर के लिए काम करने गया था और उसने मुझसे ज्यादा पैसे कमाने की बात की। मैं उसे ड्रग्स देती थी, सब कुछ जो एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलती। मुझे अस्पताल में घुसने के बहुत रास्ते पता थे। तुम हैरान हो जाओगे मेरे लिए वो लाना कितना आसान था। मैं एक नर्स हूँ, मैं चाहती हूँ तुम ये बात समझो। मुझे पैसे की जरूरत थी और वो देते थे। मैं डॉक्टर से बहुत कम बार मिली, मुझे तो उसका असली नाम तक नहीं पता। उसने मुझे कहा कि वो जो कर रही है वो किताब से हटके है, कि वो आविष्कार करेंगे जो बहुत से लोगों की मदद करेगा। और वो एक असली डॉक्टर थी और एक अच्छी बात करने वाली भी। ये बात मान लो, वो मेरी जिंदगी का बहुत बेकार वक्त था। मुझे ज्यादा ऑर्डर एल्बर्ट से मिलते थे। वो एक नर्स है, पर मेरे जैसा नहीं। वो सर्जरी वाला नर्स है जो हमसे बहुत काबिल होते हैं। वो एक बहुत बड़ा कमीना है, बहुत खड़ूस, पैसे लेता था। उसके डॉक्टर से ये डील थी और वो के लिए उसे पैसे देती थी। शायद वो उसके अच्छे काम का इनाम था। उसे वो जोरदार पसंद है, जानते हो, बहुत अनोखा। और मेरा क्या? मुझे बस तुम पर नजर रखनी थी। एल्बर्ट कभी कभी जांचने आता था, बस कहानी खत्म। अच्छा यही होगा कि मैं तुम्हें मार दूं। मैंने उसे मारा नहीं, ये बस अलविदा जानी था। मैंने उसे खाना दिया और उसे रेनो की बस पे चढ़ा दिया अगली सुबह। उसके वहां कुछ दोस्त थे। मैंने उसे कहा मुझे 3 हफ्ते दो, अगर वो मुझसे नहीं सुनती तो वो वापस आ सकती है अपनी जगह पर और मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। ये कुत्तों का फार्म तुम्हारा है? यहाँ से कितनी दूर है? मेरे हिसाब से 40 मील और। मैं इस तरह के 20 कुत्ते और रख सकता हूँ। ये कुछ पैसे रखो, मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा, या 2, या शायद नहीं भी। मैं चाहता हूं तुम इसका ध्यान रखो। इसने बहुत बुरे दिन देखे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा है। ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अगर किसी ने पूछा तुम्हें कहाँ से मिला तो कह देना बस ये रास्ते पे मिला था और तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। पंचो, तुम चिंता मत करो। ध्यान रखना। बाय पोंचो। जब मैंने जॉनी को बस पे चढ़ाया, मैंने उसे कहा कि वो रेनो जाकर मेरे लिए फ़ोन करे। उसने मुझे वादा किया कि वो मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगी। मैंने उस पर विश्वास कर लिया।
हेलो स्वीटी। उन्होंने बोला था तुम बहुत हॉट हो, मुझे पसंद आओगी। वो आराम से, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। क्या तुम्हें सच में लगा कि हम जॉनी की कॉल से मान जाएंगे? पकड़ लो इसे। पकड़े रहो। गुड नाइट। अरे वाह, यह किचन तो मॉडर्न फ्रैंक की तरह लग रहा है। ठीक है, तुम्हें आराम मिला होगा फ्रैंक। ए फ्रैंक, अगर तुम्हें प्यास लगी है तो मेरे पास आ जाओ। शुक्रिया अल्बर्ट, ठीक है वो। तुम्हें शायद दिलचस्प लगे फ्रैंक, इस होटल में बहुत सारी शानदार पार्टियां होती थी फ्रैंक। भूकंप आने से पहले सब अमीर लोग यहाँ नाचते थे, मुस्कुराते थे। अगर ये दीवारें बात कर सकती तो। ये सही है, तुम्हें अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। मैंने तुम पे काफी अच्छा काम किया। तुम सच में काफी खूबसूरत हो, हंसती खिलती अच्छी लगती हो। मतलब मैं बहुत ज्यादा भाव नहीं खा रही। हाँ, तुम काफी खूबसूरत औरत हो, लेकिन जब तुम्हें मैं देखती हूं तो तुम अभी भी सुधरे नहीं हो। वही खूनी हो, वही जानवर हो और वही आदमी हो। मैंने तुम्हें जीवन में एक नया मौका दिया और तुमने वो गवा दिया। मुझे मालूम है कि ये सब क्या है, लेकिन तुम समझोगे नहीं। तुम बदनसीब हो जो भी तुम्हारे साथ हुआ है फ्रैंक किचन। मैं अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हूं? आज रात 10 बजे सर्जरी। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। वैसे मुझे इसी तरह की पार्टी पसंद आती है। हेलो फ्रैंक, इसके कपड़े उतारो, मैं इसे तैयार करता हूँ। मेरे पास इसे देने के लिए 3 इंजेक्शन। इसके बेहोश होने तक मुझे इसका ब्लड प्रेशर नहीं चाहिए। वैसे तुम्हें बहुत अच्छा सर्जन मिला है फ्रैंक।
मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा हाथ ठीक कर देगा। ओह, मैंने तुम्हारा सरप्राइज खराब कर दिया। वो तुम्हारा बायां हाथ काट कर एक मछली के पंख जैसा लगा देगा, बिल्कुल सील जैसा। छोड़ो मुझे, मैं ये कर सकता हूँ। अब ये इस हाथ से गन नहीं पकड़ पाएगा। डॉक्टर को लगता है कि वो अच्छी बात है, वो इस दुनिया को सुरक्षित बना देगा। मैं काफी शांत लड़का हूँ। मेरे जैसे जब पैसे कमाओगे तब शांत रहना सीख लोगे। पैनिक होकर अगर गलतियां की तो मर जाओगे। ये काफी अच्छा है। उसने काफी अच्छा काम किया है। तुम ये अच्छी तरह से देखो। तुमने ये काफी समय से देखा नहीं होगा, जिसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मुझे लगता है तुम्हारे पास अब गोलियां नहीं है। तो अब हम क्या करें? मुझे लगता है कि मैं थोड़ी डरपोक हूं जब जीने मरने की बात आती है। मेरे लिए जो काम कर रहे हैं मर गए। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे लगता है ये बंद करते हैं। तुम अंधेरे में चले जाना, मैं भी अपना सामान बांध लेती हूं। मुझे अफसोस हो रहा है कि हम वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है? खत्म। मुझे नहीं लगता। देखो, तुम्हें नहीं पता कि ये तुम्हें कब लगेगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सब कुछ खत्म हो रहा है। मेरा सारा काम, सारी मेहनत बर्बाद। तुम्हें मेरा ये ह्यूमिडिफायर पसंद है ना? ये 150 साल पुराना है। एडिनबर्ग में बना था, अभी भी चल रहा है। मुझे गोली मत मारो। मैं भीख नहीं मांगती, पर जो करती हूं वो अच्छे के लिए करती हूं। मेरे निशान हटाने के बाद बस एक चीज करनी बाकी थी, जो मैंने कर दी।
मैंने पुलिस को एक फोन किया, बार के पीछे से लगभग 1 ब्लॉक दूर। मैंने उन्हें डॉक्टर के लिए एक एम्बुलेंस भेजने के लिए बोला। कोई मुकदमा नहीं चला, अखबार में बड़ी खबर तक नहीं थी और ना न्यूज़ में। उन्होंने बस डॉक्टर को पागल खाने में भेज दिया। हेलो रल्फ। डॉक्टर। तुम मुझे अलविदा कहने आए हो? हाँ, शायद हाँ। कुछ बात करने से पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कल के मुकदमे के बारे में तुमने क्या सोचा है? मुझे लगता है कि वो एक बहुत गंदा नाटक था, हमारा ध्यान खींचने के लिए। और मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ बहुत ही बेवजह तरीके से कहा गया था। और मैं देख सकता हूँ कि एक डॉक्टर जिसने अपनी कसम तोड़ी, एक डॉक्टर जो एक बिल्डिंग में 4 लाशों के साथ पाई गई थी। मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं, वो शायद सब कुछ एल्बर्ट बेकर ने किया, लेकिन तुमने एक बहुत ही झूठा नाटक रचा था। सब झूठ। अल्बर्ट अच्छा नहीं था, पर उसने किसी को नहीं मारा। तुमने फ्रैंक किचन को बनाया ताकि तुम एल्बर्ट बेकर की यादों को बचा सको। मैंने फ्रैंक को बचाने की कोशिश की। सच्चाई ये है, उसने 4 लोगों को मार दिया। उसने मुझ पर गोली चलाई। कुछ और भी बुरी चीजें उसने की थी। तुम काफी गलत हो। मुझे गुस्सा आ रहा है और दुख हो रहा है। अलविदा रल्फ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम कितनी होशियार हो और तुमसे सारी बातें सच सच निकलवाना नहीं, इतना आसान नहीं है। मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रही हो, क्या छुपा रही हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? जब तक नहीं बताओ कि मैं यहीं खड़ा हूं, मुझे जवाब का इंतजार है। ठीक है। मुझे मेरे जख्मों से ठीक होने में काफी समय लगा। फिर 2 साल इस नर्क में रहने के बाद मैंने हार न मानने की ठान ली। अगर तुम ठिकाने लग जाओ तो शायद मैं यहाँ से बाहर निकलकर इस नर्क से सीधे एक न्यायाधीश और जुरीज के सामने मैं किसी होशियार वकील को पैसे दूंगी और शायद 12 अच्छे और सच्चे लोग मेरी बेहतर दुनिया की कल्पना को समझेंगे। मुझे कहानी अच्छी लगी, लेकिन तुमने मुकदमे में गड़बड़ क्यों की? जब मैंने तुम पे हमला किया था, मुझे पता था कि काम तमाम है। एक लंबा दुखी मुकदमा चलेगा और बेइज्जती होगी, वो अलग। तो मैंने मान लिया यही मेरी किस्मत है, पर मुझे इसकी सच्चाई सामने लानी थी। मुझे इसका सबूत चाहिए था, अगर किसी ने कभी सबूत ढूंढने की कोशिश की। अब मैं अपनी किताब और विचार पे ध्यान देती हूँ। सभी चीजों के लिए अब मैं तुम्हें अलविदा कहती हूँ। गुड नाइट रूम, गुड नाइट मून। अब दफा हो जाओ राल्फ, अपने रास्ते आडियोस मुचाचो चले जाओ। अभी भी जॉनी के लिए बुरा लग रहा है। वो मुझे काफी तंग करती थी, पर वो अच्छी लगती थी। वो रेनो में काम कर रही है, शायद वही उसके लिए बेहतर है। एक नया शहर, एक नई जगह, नई जिंदगी। शायद आखिर वो सब ठीक ही हुआ। एक और चीज, डॉक्टर। मैं एक लड़का हुआ करता था, बहुत बुरा लड़का, पर चीजें बदल गई। लेकिन अब मैं जो देखता हूं उसका नजरिया अलग है। एक चीज पक्की है, सब बदलने वाला है।